हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछली लेक्चर पे हमारा पूरा जो द लिविंग वर्ल्ड है ये चैप्टर एकदम कॉन्सेप्चुअली काफ़ी डिटेल में फिनिश कर लिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर का क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग हर एक लेक्चर में करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। और मैं हर बार की तरह इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को और फिर ट्राई करेंगे और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि ये वाला चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पिछले 32 ईयर्स के बारे में बात करें तो 28 से 30 आई थिंक सवाल आए थे इसमें, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और मैं यहाँ पे आपको नीट 2019 से सवाल करवा रहा हूँ क्योंकि 2020 या फिर 2021 का तो अभी आपको नहीं मिलेगा, और 2020 का आप खुद भी कर सकते हैं उसके पेपर को ढूंढ के। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बिल्कुल जोश के साथ, पूरा जोश के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लिनियस, विच वॉज व्हाट, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लिनियस। ये चीज़ आपको क्लिक करनी चाहिए कि लिनियस साहब ने कौन सा पहली बार डिस्क्राइब किया था। तो वो क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका लिन। कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे मैंगीफेरा इंडिका लिन हमें दिख रहा है। कि इसको तो मैं थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ, हाँ अब ठीक होगा। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे आप लोगों को कुछ लोगों ने ये मार्क किया होगा ऑप्शन डी आई थिंक, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत होगा क्योंकि इसको लिनियस साहब ने पहली बार डिस्क्राइब किया था, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे हमें एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, जो मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट कहा था उनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। और इससे आप क्या कह सकते हैं कि 100% चांसेस है कि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट, अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है उसके कन्वेंशन के अगेंस्ट क्या चीज़ है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे इसके हमें चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन को पढ़ने चाहिए। तो पहले हम सीधा चलते हैं, क्या डी ऑप्शन से पढ़ते हैं। ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको बस कंफर्म होना चाहिए कि ये वाला मैं 100% श्योर हूँ कि ये गलत है। डी वाला क्या कह रहा है, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स। अरे कुछ यहाँ पे गलत लग रहा है क्या, जी, इसमें यही तो गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दोनों कभी भी स्मॉल वर्ड में हो नहीं सकता। जेनेरिक नेम को तो कैपिटल में लिखना ही चाहिए। इसमें मैं एकदम 1000% श्योर हूँ, इसलिए मैं बाकी का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जिसमें हल्का सा भी है, मतलब ठीक है उतना याद नहीं आ रहा है, या फिर ठीक है थोड़ा लेस श्योर हूँ, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों को देखना पड़ेगा। और लीजिए जी, ये आ गया आपका क्वेश्चन, जिसके लिए मैं कह रहा था कि आपको मतलब याद रखना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि NCERT में उतना डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर भी क्या करना है, आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या आपसे ये मैचिंग पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे हमें जो थर्ड क्वेश्चन है ये एक मैचिंग पूछ रहा है। तो चलिए हम लोगों को एक एक ऑप्शन मैच करना होगा यहाँ पे। पहला क्या कह रहा है, हार्बेरियम तो ऑलरेडी हमने बताया था कि वो एक जगह होता है जहाँ पे आपका प्लांट स्पीसीज़ को ड्राई करके उसको स्टोर किया जाता है। तो कुछ दिख रहा है क्या, जी हाँ मुझे तो दिख गया है, इट इज़ a place where dried and pressed plant specimens are mounted on the sheet and are kept। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच ले सकते हैं कि हम लोग कुछ अगर ऑप्शन इसको देख के हम एलिमिनेट कर पाते हैं तो क्यों ना एलिमिनेट कर ले, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, ए का 3, जी यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए हैं। ए का 3 किस में है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता ए वाला, और क्या नहीं हो सकता, सी वाला। आई थिंक यहाँ पे
नहीं हो सकता क्योंकि इसका ए का ट्रू दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो चुके हैं। इसके बाद अब हमें तो ऑप्शन बी पे जाना ही पड़ेगा। ऑप्शन बी पे क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में की कह रहा है। की तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि ये एक चीज़ है जहाँ पे हम जो टैक्सोनॉमिक कीज़ में कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो जिसको हम कपलेट कहते हैं ऐसे रखते हैं, और ये जनरली एनालिटिकल इन नेचर होते हैं। पहला क्या कह रहा है कॉलम 2 में? इट इज ए प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। जी नहीं, ये तो बिल्कुल ही की नहीं हो सकता, ये तो मुझे कुछ म्यूज़ियम सा लग रहा है, तो म्यूज़ियम में ये हो सकता है, मतलब सी का हो जाएगा ऑप्शन 1। अब की क्या है यहाँ पे? सेकेंड जो कह रहा है, ए लिस्ट दैट एन्यूमरेट्स मेथोडिकली ऑल स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अरे ये तो कैटलॉग है, डी का 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बी का डेफिनेटली यहाँ से यहाँ पे आके 4 हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा? हमें ऑप्शन मैच करना पड़ेगा। बी का 4, तो क्या है? बी का 4। अरे बी का 4 तो ये दोनों ऑप्शन में बिल्कुल भी नहीं है। बी का तो सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें 2 दिया है, सिर्फ डी में बी का 4 है, तो यही तो आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी। आई थिंक आपने मुझसे बहुत ही पहले ये कर लिया होगा। मैं आपको ये चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए थोड़ा देर लगा मुझे। चलिए चलते हैं सीधा फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे ये तो वही क्वेश्चन है जो आपसे मैं ऑलरेडी बोल दिया था, आपको तो ये देख के ही पता चल जाएगा और देख के ही दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा कि ये तो वही वाला क्वेश्चन है। और ऐसा ही प्रिपरेशन आपका भी होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ क्वेश्चन देखा जो कि प्रीवियस ईयर्स के एज इट इज़ रिपीट है, तो प्रीवियस ईयर्स को ऐसे इतने अच्छे से अपने ग्रिप में ले लो कि उसको देखने ही पता चले, अरे ये तो प्रीवियस ईयर्स था। हाँ, कौन सा साल का ये याद नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है बार बार करने के बाद, लेकिन ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, ये आपको तभी स्ट्राइक करना चाहिए, और अगर तभी स्ट्राइक करेगा जब आप प्रीवियस ईयर्स को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। क्या कह रहा है? लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट, ये ध्यान से पढ़िएगा, डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन हाइट ऑफ द प्लांट। मैंने आपको पिछले लेक्चर पे ऑलरेडी ये बता दिया था। और ये जो मैंने आपसे कहा था कि इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100,000% चांसेस होते हैं, 100% चांसेस होते हैं, मतलब क्या बोले, लिख के ले लो, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इससे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा? ये फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये सब दिया हुआ है, इन सब को हमें देखना है और मैच करना है। तो इसको आपको क्या कौन से अप्रोच से करना चाहिए कि मुझे जो पता है पहले वो करते हैं, फिर हम ऑप्शन एलिमिनेशन खेल पाएंगे। तो फाइलम क्या है? यहाँ पे एक ही फाइलम मुझे दिख रहा है, फाइलम आर्थ्रोपोड। तो क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। सही कहा ना मैंने? फाइलम आर्थ्रोपोडा दिख रहा है कि नहीं? डी जो ये फाइलम जो है इसका क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोड, मतलब डी का जो है 2। अरे भाई साहब, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, सारे ही एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। मतलब देख सकते हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक या दो ही चीज़ पता है, लेकिन उससे ही आपका सवाल बन जाएगा। चलिए चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आई थिंक थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? स्टडी द स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। क्या आपको लगता है कि ये एनसीईआरटी पे है? मुझे तो नहीं लगता है कि ये एनसीईआरटी पे है, तो क्या हम इसे छोड़ दें? नहीं, छोड़ेंगे नहीं, हम लोग बाकी ऑप्शन को पढ़ेंगे। और इस प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सेशन करने का एक प्री कंडीशन है कि आप लोग ये जो कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे इस वाले जो चीज़ है इस पर हम थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं है। फोटो पीरियड डजंट अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अरे बिल्कुल गलत। पिछले ही दिन मैंने आपसे कहा था कि फोटो पीरियड दोनों, हमें लगता है कि सिर्फ प्लांट में होता है, लेकिन एनिमल में भी अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे बी तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। हमें क्या कहा गया है करेक्ट ढूंढने के लिए? तो बी जहाँ जहाँ है उनको काट दो। ये ए निकल गया और ये डी वाला ये भी निकल गया। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? आइदर सी और बी आंसर हो सकता है। उसके बाद हमें अगर ऑप्शन सी पढ़ने से ही हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर हो सकता है क्या नहीं।
क्या कह रहा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय R.H. व्हिटेकर। अरे पागल हो गए हो क्या, कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। तो सी भी गलत होता हुआ दिख रहा है। तो इस ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ हमें ये आंसर मिल गया, और आंसर के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज गिवन बाई अर्नेस्ट मेयर। ये आपको NCERT में नोट हो जाना चाहिए अभी तक कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में हम आ गए। उम्मीद है अब तक आपने 6 मतलब हमने आधा क्वेश्चन कर लिया है, और उम्मीद है आपने सारे ही ठीक किए होंगे, क्योंकि सारे ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर से काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं जनरली, और मैंने आपसे जैसा जैसा कहा वैसा ऐसा अगर आप पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप बायो में 320 से 330 प्लस तो आराम से स्कोर कर लेंगे, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा भी स्कोर कर पाएंगे अगर आप खुद से एफर्ट डालें तो। 7th क्या कह रहा है कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्ररी टू द रूल। कॉन्ट्ररी, ऐसा क्वेश्चन शायद इससे पहले ही ऑलरेडी हमने एक बार देख लिया है कि कौन सा नोमेनक्लेचर के रूल के साथ कॉन्ट्ररी जा रहा है। क्या कह रहा है पहला वाला ऑप्शन, द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड। बिल्कुल सही है, इसमें तो कुछ गलत दिख नहीं रहा है। इसके बाद चलिए क्या कह रहा है बी में, When written by hand the names are to be underlined। जी बिल्कुल सही, नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया है कि नेम्स आर टू बी अंडरलाइन डिफरेंटली। जीनस को अलग से करना होगा, स्पीशीज़ को अलग से। तो इसको हम एक मतलब थोड़ा सा इनकरेक्ट में हम इसको रख सकते हैं, ये थोड़ा डाउटफुल है। अगर इससे भी ज़्यादा एक प्री कंडीशन सुन लो, हमें नीट में क्या क्या पूछा जाता है, जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गलत जो दिया हुआ है उसको मार्क करना पड़ेगा। ये आप हल्का सा गलत कह सकते हो कि 20% गलत है, क्योंकि आर टू बी अंडरलाइन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा अंडरलाइन किया है। और इसको देख के इसको ही अगर आप टिक मार दोगे तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो जाए। सी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। कहाँ था ना, धोखा हो सकता है, धोखा हो जाता ना, यही वाला तो आंसर होगा, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम सिर्फ लैटिन में लिखा जाता है। एटलीस्ट अगर लैटिन में ना भी हो, इसको डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन हो सकते हैं। और डी वाला ऑप्शन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस एंड सेकेंड स्पेसिफिक एपिथेट। कोई संदेह नहीं है इसमें कि ये करेक्ट है, और इस क्वेश्चन को आप एक स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका स्टडी मेट के रूप में काम कर सकता है। ये चारों जो है सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट के अलावा एक स्टडी मेट के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, नॉट ए करेक्ट। क्या है पहला, म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। अरे भाई, म्यूजियम में क्या हम फ़ोटो देखने जाते हैं, बोलो हाँ या ना बोलो। म्यूज़ियम में क्या हम फ़ोटो देखने जाते हैं, नहीं ना, वहाँ पे हम लोग स्टोर्ड ऑर्गेनिज्म जो है उनको देखने जाते हैं, और अगर उनको देखने जाते हैं तो एक्चुअल ऑर्गेनिज्म का जो स्टफ्ड पार्ट है वो हमें मिलता है, तो यही गलत हो जाएगा क्या, नहीं। ठीक है, फिर भी हम लोग बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी कोई ऑप्शन इससे भी ज़्यादा इनकरेक्ट हो जाए। कह रहा है कि की इन ए टैक्सोनॉमिक एड इज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, की इज़ यूज्ड। तो बिल्कुल सही है, की तो हम टैक्सोनॉमिक एक एड्स है जो कि हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या है, हार्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो प्लांट चीज़ है, यहाँ पे अगर एनिमल लिख देता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, बोटनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंसेस। बिल्कुल सही, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ स्पेसिफिकली याद रखने के लिए कहा था, और यही लाइन से आप देख रहे हैं कि नहीं, यही लाइन से क्वेश्चन बन रहे हैं कि यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यह भी आपको सही कर लेना चाहिए क्योंकि ये आसान था। 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। तो ये आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जीनस मार्क किए होंगे, लेकिन वो गलत आंसर है, क्योंकि इसका आंसर होगा फैमिली। आप लोगों में से बहुत लोगों को शायद पता है कि जो टोमेटो एंड पोटैटो दोनों जो होते हैं वो दोनों बेसिकली कौन से फैमिली के होते हैं, सोलेनेसी। हाँ, ये बात भी सही है कि उनका जो जीनस है वो जीनस भी उनका सोलेनम है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी
मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर, तो हमें नीचे से ऊपर जाने को कह रहा है, स्पीशीज़ से किंगडम की ओर जाने की तरफ हमें जो मैक्सिमम कौन से कैटेगरी ऐसा है, कौन सा टैक्सॉन ऐसा है जहाँ पे इनका हमें कॉमन कैरेक्टर मिल जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फैमिली। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फिर से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आ गया, और ये आप लिख के ले सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आने की चांसेस कितने होते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए, 100% होते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा अगर कुछ होता तो वो परसेंटेज होता है। ठीक है, इससे पहले क्या किया है, इससे पहले 2 बार आपसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स के बारे में पूछ लिया। अब आपसे क्या पूछ लिया है यहाँ पे, क्या आपको पता है कि किसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये भी आपको पता है या नहीं, ऐसा पूछ रहा है। और आपको उसका बेसिक एप्लीकेशन भी आता है या नहीं, ये आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहला क्या है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। द कॉमन हाउस लिजर्ड, जी नहीं जी नहीं, ये हाउस लिजर्ड नहीं होता, ये हाउस फ्लाई होता है, तो ये गलत हो गया। फिर क्या कह रहा है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ए प्रोटोजोअन पैथोजेन कॉजिंग मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। अरे यही तो काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन हमें साइंटिफिक नेम काफ़ी अच्छे से चेक करना चाहिए। प्लाज्मोडियम यहाँ पे जीनस कैपिटल लेटर पे है, करेक्ट है। फैल्सिपेरम एप स्मॉल लेटर में है, ये भी करेक्ट है। और अगर आप चाहे, अगर आपको स्पेलिंग याद है तो यहाँ पे स्पेलिंग भी चेक कर लेना चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है कि प्लाज्मोडियम का स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और फैल्सिपेरम का भी बिल्कुल ही सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें करेक्टली डिस्क्राइब पूछा था। बाकी हमें और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में जब आप 100% श्योर होते हैं किसी चीज़ में, तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अरे भाई, फिर से वही टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से क्वेश्चन आया। तो क्या आप समझ पा रहे हैं इशारा कि मैं जहाँ जहाँ से बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से करना है, ये चैप्टर के इस टॉपिक में हॉटस्पॉट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस कितने हैं, 100% है। तो वही चीज़ों से प्रीवियस ईयर्स में भी आए हैं, अगर प्रीवियस ईयर्स रिपीट ना भी हुए तो उनसे डिराइव्ड क्वेश्चन फिर से आएगा, और उसका चांसेस कितना है, फिर से 100% चांसेस है उसका आने का, एकदम आप लिख के ले सकते हैं। तो ये इसमें क्या पूछ रहा है कि करेक्टली मैच, तो पहला पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, टाइगर, टाइगर यहाँ पे उसके बाद जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप लिखा है टाइग्रिस स्पीसीज। अरे भाई साहब, पहले ही हमें आंसर मिल गया। टाइगर तो पैंथेरा टाइग्रिस होता है, उसका टाइग्रिस डेफिनेटली एक स्पीसीज नेम है, पैंथेरा जीनस होता है, ये तो स्पेसिफिक एपिथेट है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, पहला ही जवाब बिल्कुल सही। और बाकी ये क्योंकि हम एकदम 100% श्योर है, तो हमें बाकी का चीज़ देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि इसके जो 12th का जो 4th ऑप्शन है वो आई थिंक यहाँ पे कट हो गया है। फिर भी मैं जो ओरिजिनल जो बुक है उस बुक से ऑप्शन को पढ़ दूंगा, और आपको उसके थ्रू आंसर करना है। उम्मीद है अभी तक जो 11 क्वेश्चन हमने किया, सारे आपने सही किए होंगे। सही करना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, और उस डिटेल तक अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको सारे ही सारे क्वेश्चन केक वॉक की तरह लगना चाहिए। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट इज़ एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। जो मैं आपसे पहले दिन में थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहा था कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, वही आपसे पूछ लिया यहाँ पे। और क्या पूछा है, लिविंग थिंग। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लिविंग थिंग क्या है, लिविंग रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं पूछा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर्स इन विट्रो, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बहुत लोग ये मार्क कर देंगे, क्योंकि वो लिविंग रिएक्शन होते हैं, लिविंग थिंग बिल्कुल भी नहीं है। इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, काफ़ी ये एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन सा लग रहा है, लेकिन इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, ये ओनली के कारण आपका ये आई थिंक ये गलत होना चाहिए। फिर भी इसको हम एक जिज्ञासा में रखते हैं। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। अरे, क्या मैंने आपसे कहा था कि आपको एक ऑर्डर याद रखना है कि पहले आपका क्या आएगा, कॉन्शसनेस, फिर आपका क्या आएगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपका क्या आएगा, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल इस ऑर्डर पे आएगा, और यहाँ पे हमें एक ही चीज़ से
हमें कैरेक्टराइज करना पड़ेगा लिविंग थिंग को। तो हमारा पहला प्रायोरिटी क्या है? कॉन्शसनेस। और क्या ये ऑप्शन सी पे कहीं पे हमें कॉन्शसनेस के बारे में ही बात कर रहा है? परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट इन देयर एंड देयर मेमोरी। जी हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। लेकिन फिर भी हमें डी ऑप्शन देख लेना चाहिए, जो कि मैं आपसे सॉरी कहूँगा क्योंकि वो ऑप्शन यहाँ पे स्कैन पे आया नहीं। तो वो मैं आपको बोल दे रहा हूँ ओरिजिनल किताब से। एक मिनट। जी हाँ, ये ऑप्शन डी जो है ये क्या कह रहा है? इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ सरफेस ऑन द बोथ सरफेस दैट इज इनसाइड एंड आउटसाइड। तो एक्यूमुलेशन ऑफ मास बिल्कुल भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये तो एक अगर आपका स्टोन किसी पड़ा हुआ है या फिर जो बोल्डर पड़ा हुआ है उसमें भी बाहर में मास एक्यूमुलेट हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक मैंने जिस ऑर्डर पे कहा है उसी ऑर्डर पे आपको याद करना है, और वही क्वेश्चन आपको मिल गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपसे कहा था कि इससे पूछा जा सकता है, और ऐसे अगर पूछा जाएगा तो बहुत सारा लोग ये गलत करेंगे। आप अगर मुझसे पढ़े हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। आपको ये अच्छे से मैंने पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। उतना डिटेल में शायद ही कोई यूट्यूब में पढ़ाया होगा। तो उम्मीद है ये 12th अगर आपने गलत भी किया है तो बाकी के 11 क्वेश्चन उम्मीद है आपने सही किया है। और उम्मीद है आपने ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया होगा, खुद से ट्राई भी किया होगा। अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।